प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अध्याय 2 के देखते हैं। कीमत अनुपात पी एक्स बटे पी वाई का ढाल सूचित करता है। बजट रेखा, बजट समूह, कीमत रेखा, यह डी वाला ए और सी, तो ये वाला डी वाला सही होगा, ए और सी वाला। दूसरा, उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। धनात्मक, ऋणात्मक, तो यहाँ पर बी वाला सही होगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयुक्तता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक। तो हमको पता है कि सीमांत उपयुक्तता तीनों प्रकार की होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। अगला है, सीमांत उपयुक्तता और कुल उपयुक्तता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये वाला है डी वाला, जब सीमांत उपयुक्तता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयुक्तता बढ़ती है, यह कथन सत्य नहीं है। अगला है, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तब सीमांत उपयुक्तता होती है, तो ये होती है शून्यात्मक। यहाँ दिया हुआ शून्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयुक्तता हाश नियम आधारित है, तो मूल निर्धारण पर है, मांग का नियम है ना, उपभोक्ता की बचत पर है, तो तीनों आ जाएगा ये उपयुक्त सभी। और जब सीमांत उपयुक्तता शून्य हो तब कुल उपयुक्तता क्या होती है, तो यहाँ जब सीमांत उपयुक्तता शून्य होती है तब कुल उपयुक्तता बढ़ने लगती है, यह अधिकतम होती है। अगला है, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयुक्तता को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सीमांत उपयुक्तता। अगला है, उपयुक्तता को सापेक्ष रूप से मापा जा सकता है, तो यह होता है, इसका आंसर आएगा मुद्रा और इकाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयुक्तता है तो ये वाला बी वाला होगा, कुल उपयुक्तता में वृद्धि। अगला है, उदासीनता संप्रेक्षण द्वारा निम्न में से किस स्थिति उपभोक्ता संतुलन की होती है, तो बी वाला आएगा एम यू एक्स बटे पी एक्स बराबर एम यू भाई बटे पी भाई। अगला क्वेश्चन है, सुरेश द्वारा सेब की 6वीं इकाई से प्राप्त कुल उपयुक्तता 300 इकाई है तथा 7वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयुक्तता 30 है। ये 30 है, यहाँ पर है ना, 30 इकाई है। कुल उपयुक्तता 7वीं इकाई तक कितनी होगी, तो हमको पता 300 तो पहले थी और 30 जुड़ी आएगी, तो 330, इसका आंसर आएगा 330 सही वाला। अगला है, एक उपभोक्ता संतुलन स्थिति में यदि सीमांत उपयुक्तता वस्तु के लिए समान हो तब यह आएगा वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत, वस्तु की पूर्ति, तो यहाँ पर होगा तीनों उपयुक्त सभी। उपभोक्ता संतुलन स्थिति में उस बिंदु पर होता है जब बजट लाइन रेखा क्या होती है, तो वो होती है सी वाला, इसका आंसर होगा उदासीनता वक्र के लंबवत हो। अगला है, एम यू एक्स बराबर 20, एम यू एक्स बराबर 60, कीमत भाई की 4 रुपये तथा एक से वस्तु का संतुलन मूल्य क्या होगा, तो यह होगा 12 रुपये। क्या होगा, 12 रुपये। अगला, उदासीनता सदैव होती है तो कैसी होती है, मूल बिंदु के उत्तर होती है। दो वस्तु के बीच का विनिमय दर उदासीनता वक्र विश्लेषण से दर्शाता है, तो कीमत रेखा से दर्शाता है, उदासीनता वक्र से दर्शाता है, या उदासीनता तालिका, तो और उपयुक्त सभी, तो यह आएगा उपयुक्त सभी। उदासीनता वक्र ढाल दर्शाता है, तो यह है हासमान। क्या है ये, हासमान। अगला क्वेश्चन है, इधर अभी कुछ थोड़े से दिख नहीं रहे थे, है ना, अब यहाँ से प्रिंट पूरी तरीके से दिखने लगेगा। यदि एक उपभोक्ता अपनी बजट रेखा के नीचे है तब वह अपने कुल आय को खर्च नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, उदासीनता मैप दर्शाता है, तो यह उदासीनता वक्र परिवार। उपयुक्तता आमतौर पर से संबंधित होती है, तो वो होती है संतुष्टि से होती है। जब कुल उपयुक्तता अधिकतम हो तब सीमांत उपयुक्तता शून्य होती है। एक उपभोक्ता संतुलन में जब सीमांत उपयुक्तता एक उपभोक्ता संतुलन में है जब सीमांत उपयुक्तता कैसी हो, बराबर हो। अब की वजह से एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है, ये वाला आएगा उपयोगिता अधिकतम। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु होती, चाय, कॉफी, कोक तथा पेप्सी, चावल तथा गेहूं, इनमें से कोई भी वस्तु एक दूसरे की पूरक नहीं है, तो हम लिख देंगे इनमें से कोई भी नहीं है।
समानता वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है। अगला है स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि से होता है, यह होता है मांग में वृद्धि। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसकता है दाईं तरफ, या ऊपर भी बोलते हैं। किसी वस्तु की मांग वक्र खींची जाती है, इस मान्यता में इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला, उक्त सभी। इनमें से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है? तो वह है ब्रेड तथा बटर। अगला क्वेश्चन है मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा में संबंध कैसे होता है? विपरीत होता है। मांग का विस्तार से आशय होता है, पहला वाला ए वाला, मांग वक्र दाईं की ओर खिसकता है। अगला है व्यक्तित्व मांग का निर्धारण करता है, तो इसमें आ जाएगा डी वाला, इसमें से किसी के द्वारा नहीं। निम्नलिखित मांग अनुसूची का प्रभाव मांग वक्र पर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा सी वाला, मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। मांग में विस्तार का कारण क्या होता है? दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना होता है ना। अगला किसी वस्तु की मांग में विवरण शामिल होता है, तो यह वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, समयावधि, तो ये तीनों होती है, इसलिए यहाँ आंसर आ जाएगा उपयुक्त। उक्त सही है, उपयुक्त सभी। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो हल्की वस्तु की मांग वक्र चली जाती है, ये बाईं ओर चली जाती है। अगला एक से वस्तु की कीमत गिर जाने पर बाह्य वस्तु की कीमत ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तु कहलाती है असंबद्ध कहलाती है। अगला है यदि बाह्य वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर एक से वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाएगी, दोनों वस्तु कहलाती, ये स्थानापन्न वस्तु कहलाती। क्या कहलाती है? स्थानापन्न वस्तु कहलाती। यदि एक से वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं हो तो उसे कहेंगे पूर्णतः बेरोजगार। एक वस्तु की मांग डीडी से डीडी हो जाती है तो कहा जाता है, तो यह आएगा इसका सी वाला ऑप्शन सही। स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाती है। एक वस्तु की मांग की लोच ऊंची नहीं होगी जब वह क्रेता के लिए आवश्यक हो। अगला है किसी वस्तु की मांग कम लोचदार होगी, तो यहाँ पर होगी प्रतिशत परिवर्तन कीमत में बड़ा होगा प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा से, ए वाला ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? तो माचिस, दवाइयाँ, NCERT की पुस्तक, एयर कंडीशनर, तो ये आ जाएगा डी वाला, एयर कंडीशनर। अब अगला है 45वां, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच से कम हो तो कीमत में कमी होगी, तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला, मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात में। यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती है तो समानता इसकी मांग कैसी होगी? तो यह होगी अधिक लोचदार। कैसी होगी? अधिक लोचदार। एक मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट में भोजन की मांग लोचदार होती है यदि रेस्टोरेंट का संचालन कीमत बढ़ने का विचार रखता है, परिणाम हो सकते हैं, तो यह भोजन की मांग की मात्रा में अधिक कमी। विभिन्न वस्तु किस प्रकार की वस्तु होती है? देखिए, निकृष्ट होती है, विशिष्ट भी दिया है और श्रेष्ठ भी दिया है और सामान्य भी दिया, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका निकृष्ट। अगला है स्याही के मूल्य में वृद्धि से पेन की मांग में खालिस्तान होती है तो कमी होती है। मांग वक्र का ढाल समानता कैसे होता है? तो बाएं से दाएं की ओर होता है। अगला उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हिग्स तथा एलन ने किया था। अब हम देखेंगे अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत के सही विकल्प। उत्पादन के घटक होते हैं, तो उत्पादन के 5 घटक होते हैं। उत्पादन के प्रकार होते हैं, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, तो ये तीनों प्रकार होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, सभी होंगे। प्रतिफल के नियम 1, 2, 3, 4, तो प्रतिफल के नियम 3 होते हैं। एक बढ़ते प्रतिफल, एक घटते प्रतिफल और एक स्थिर प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब ए वाला आएगा सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो।
अगला है स्थिर लागत को कहते हैं परिवर्तनशील लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत, अल्पकालीन लागत। तो इसको बोलते हैं स्थिर लागत को हम बोलते हैं पूरक लागत। स्थिर लागत का उदाहरण नहीं, पूंजी का ब्याज, भवन का किराया, यंत्रों पर मूल्यह्रास या माल का क्रय। तो ये आएगा माल का क्रय। अगला है परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूंजी पर ब्याज। डी वाला, कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है वो होती है औसत स्थिर लागत। जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद बढ़ती दर से घटता है। इसका ए वाला सही हो जाएगा। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक हो तो ये इसका बी वाला होगा, औसत उत्पाद बढ़ता है। एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकता, तो कभी भी नहीं, दीर्घकाल में, ये सत्यकाल नहीं, अल्पकाल है, इसमें से कोई नहीं। तो एक फर्म अपने स्थिर साधन को किस अवधि में नहीं बदल सकता, तो वो आ जाएगा अल्पकाल अवधि में अपने साधन को नहीं बदल सकता। निम्न में से कौन सी मद परिवर्तित लागत का उदाहरण है, तो कच्चा माल की लागत परिवर्तित लागत का उदाहरण है। औसत स्थिर लागत में यह आएगा बी वाला, उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है। अगला है जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तब बी वाला होगा, ए आर से बड़ा होगा एम आर। अगला है कुल उत्पाद कैसे निकाला जाता है या कैसे निकाला जा सकता, तो इसका है सिग्मा टीपी, बी वाला। अगला है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो उत्पादन का फलन, कीमत का फलन, कुल व्यय का फलन, उपयुक्त सभी। तो यह आएगा उपयुक्त सभी। अगला है जब सीमांत उत्पाद शून्य हो तो कुल उत्पाद की स्थिति होगी शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, अधिकतम। तो यह होगी अधिकतम। अगला है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो सी वाला है ये वाला, क्यू एक्स बराबर एफ कोष्टक में ए बी सी डी। और अगर 19 में है क्या सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल, सीमांत उत्पादक शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। पैमाने के प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण है, आंतरिक बचत, बाहरी बचत। तो ये दोनों हैं, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन दिया, आंतरिक एवं बाहरी दोनों। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बे बचत कौन सी बचत है जो फार्म को अपने कार्य से प्राप्त होती है, तो ये आंतरिक बचत है। कौन सा है, आंतरिक बचत। ए वाला सही होगा, ए वाला सही होगा। उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, उपयुक्त सभी। तो उत्पादन के साधन सभी होते हैं, डी वाला होगा उपयुक्त सभी। श्रम उदाहरण है, यह है बी वाला परिवर्तनशील साधन का। उत्पादन प्रक्रिया उपभोग की प्रक्रिया है, ए वाला सही है। अगला है जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर में वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन कैसा होता है, तो तब सीमांत उत्पादन बढ़ता है। कैसा होता है, बढ़ता है। अगला है भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदाओं के संबंध को कहते हैं उत्पादन फलन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्पादन फलन। अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है, वो आएगा ए वाला, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अगला है उत्पादन की प्रथम अवस्था में, तो यह आएगा डी वाला, ए और बी। कुल उत्पादन से आशय एक निश्चित समय, इसका सही आंसर होगा बी वाला, एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु का कुल मात्रा। अगला है जब उत्पत्ति के साधन की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में अनुपातिक वृद्धि होती है, तो इसे कहा जाता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल। हाँ, जितनी मात्रा में हम साधन में परिवर्तन करते हो उतने ही मात्रा में यदि उत्पादन में परिवर्तन होता है तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल या पैमाने के बराबर प्रतिफल कहा जाता है। तो यह आएगा बी वाला, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, तो वो है अस्थायी
श्रमिक की मजदूरी एवं वेतन। उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती? तो वो पाई जाती बी वाली अस्पष्ट लागत। क्या पाई जाती? अस्पष्ट लागत। अगला लाभ आगम माइनस लागत, ये ए वाला सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो ये बी वाला है, ए आर बराबर पी माइनस क्यू बटे क्यू। 35वां है, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम क्या होती है? तो वो होती है अधिकतम होती है, सी वाला आंसर। सीमांत लागत, इसमें ये डेल्टा टी सी बटे डेल्टा क्यू या इसके बी यानी ए और बी दोनों होगा, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ए और बी ये सही होगा। वस्तु की 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये। ऐसे में 12 इकाई की उत्पादित करने की कुल लागत क्या होगी? देखिए ये जो आंसर दिए इनमें से एक भी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इनका सही आंसर आएगा 480। अगला है कुल आगम टी आर बराबर, तो ये ए वाला होगा पी गुणित क्यू। स्थिर साधन के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो ये होता है ए वाला अल्पकाल में। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत, इसका सही विकल्प होगा सी वाला, दोनों ए और बी। अगला है शुद्ध लाभ, तो यह होता है टी आर माइनस टी एफ सी माइनस टी बी सी। अब 42 में टी आर बराबर टी सी बराबर 10 रुपये यह स्थिति होगी, तो असामान्य लाभ की होगी, सामान्य लाभ की होगी, है ना। तो इसमें से ये आ जाएगा डी वाला, और डी वाला आएगा दोनों, यानी कि बी और सी, ये डी वाला ऑप्शन सही है। सामान्यतः लाभ को अंतर्निहित लागत के एक भाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका ए वाला सही आएगा, यह स्वामी द्वारा उद्यमी उपकरणों की लागत है। अगला है आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा? तो पहले से इसका आंसर आएगा सी वाला, पहले से ही अधिकतम लाभ के रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। अगला है समांतर लाभ जब होता है जब ए आर बराबर होता है ए सी के। सही जोड़ी में देखिए पूर्ण प्रतियोगिता, इसका होता है कीमत लेने वाला फर्म। औसत आगम टी आर बटे क्यू। तीसरा है एसी और एमसी वक्र, तो एसी और एमसी वक्र यू आकार का होता है। औसत आगम वक्र ये होता है मांग वक्र, और कुल आगम टी आर ये होता है सीमांत आगम का योग। अगला होता है टी एफ सी वक्र, ये होता है एक्स अक्ष के समांतर। अगला है, अब आपका खालिस्तान है। खालिस्तान लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत हो, तो सीमांत लागत, इसमें क्या आएगा? सीमांत लागत। अब यहाँ पर आएगा ए एफ सी वक्र आयताकार अति परवलय होता है। औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती, तो औसत लागत और सीमांत लागत दोनों को ज्ञात करने के लिए हमको कुल लागत यानी कि टीसी यानी टोटल कास्ट पता होना चाहिए, यानी कि दोनों टोटल कास्ट से ही या कुल लागत से निकाली जाती। कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को कहते हैं परिवर्तनशील लागत कहते हैं। वस्तु के विक्रय से प्राप्त होने वाले व्ययों पर अधिक को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको लाभ कहते हैं। जब सीमांत आगम शून्य होती है तब खालिस्तान आगम अधिकतम होती है, कुल आगम अधिकतम होती है। औसत आगम को मांग वक्र भी कहा जाता है। उत्पादन के साधन पर किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जो कुल धनराशि खर्च की जाती है उसे साधन लागत कहा जाता है। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की
आकृति कैसी होती, धनात्मक ढाल वाली होती है। और कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती, ये होती पूर्ण प्रतियोगिता में। किसमें? पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता। अब अगला है, आगम की कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती, तो औसत अवधारणा होगा इसका आंसर। या फिर है इसका, वस्तु की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाले आगम को हम कहते हैं तो उसको बोलते हैं औसत आगम। और सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है, तो ये यू आकार के समान होता है। अब परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है, तो ये होती है सीमांत लागत। जब औसत लागत बढ़ती तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता, तो वो भी बढ़ती है। जब कुल आगम टीआर और कुल लागत टीसी बराबर होती है तो उत्पादक को किस प्रकार का लाभ मिलता है, तो सामान्य लाभ मिलता है। एक उत्पादक कौन होता है, जो साहसी होता है वो एक उत्पादक होता है। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पत्ति के समस्त साधन को किए जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है, साधनों का प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है? साधनों का प्रतिफल। उस धन राशि को क्या कहते हैं जो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त होती है, उसे आगम कहते हैं। सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है, तो यह कुल लागत पर निर्भर करती है। अब देखिए हम आ गए अध्याय 4 पर, है ना। अध्याय 4 में है, बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची कहलाती है, तो वो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाती है, ए वाला। अगला है, पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच के संबंध को होता है ऋणात्मक, धनात्मक, स्थिर। इनमें से कोई नहीं, तो वो होता है बी वाला, धनात्मक। पूर्ति में विस्तार की दशा में चलन होता है, तो यह होगा, इसका आएगा बी वाला, एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर से नीचे की ओर। अगला, पूर्ति में संकुचन की दशा होती, तो यह पूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है। अगला है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है, तो ये सी वाला आएगा, कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तित होने से। अगला है, प्रौद्योगिक सुधार के क्या कारण, तो यह पूर्ति में वृद्धि होती है, ए वाला सही है। सरकारी सहायता एक उत्पादन के लिए है, तो वस्तु, ये सी वाला आएगा, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करता है। जब 8वां है, जब एक पूर्ति वक्र प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर झुकती हुई धनात्मक सरल रेखा बनाती है, तब क्या होगा, तो यह होगा ES से बड़ा होगा 1। अब जब पूर्ति वक्र एक अक्ष पर समांतर होती, तब पूर्ति की लोच होती है, यह होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। जब वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ़कर 100 इकाई से 120 इकाई हो जाती है, तब इसकी पूर्ति की कीमत लोच होगी 0. ये वाला। जब वस्तु की कीमत क्या 20वीं इकाई से 120 होती है, तो ये बी वाला आएगा। अगला है, निम्नलिखित पूर्ति का आवश्यक तत्व नहीं है, तो वो सी वाला है, क्रय की इच्छा। क्रय की इच्छा, यह क्रय की इच्छा। अगला है, पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है, तो इसका है ए वाला, पूर्ति से में कमी हो जाए, है ना। निम्नलिखित में से उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ने का परिणाम है बी वाला, पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट हो जाना। बाजार अवधि, यह समय अवधि है। सी वाला, पूर्ति में परिवर्तन, उपलब्ध क्षमता एक ही संभाव। अगला है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक मशीन की स्थापना से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं।
अगला है पूर्ति एक उत्पादन अवधारणा है। खालिस्तान में आएगा उत्पादन। कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति खालिस्तान होती तो कम होती है। फर्मों की संख्या बढ़ने में पूर्ति खालिस्तान होती तो बढ़ती है। वस्तु की पूर्ति खालिस्तान एक भाग है तो उत्पादन का एक भाग है। और पूर्ति का आशय पूर्ति अनुसूची की रेखीय प्रस्तुति है। किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख घटक वस्तु की कीमत है। पूर्ति वक्र को ढाल x पर, यहाँ है ढाल x के चरों का भाग लगाने पर आने वाला धनात्मक मूल्य होता है। अब आता है एक वाक्य में आंसर। अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है? तो ये AC के ऊपर ABC। और फर्म के पूर्ति वक्र की तकनीकी उन्नति किस प्रकार प्रभावित करती है? तो व्यय बढ़ती है। सरकार द्वारा मुख्य रूप से, यहाँ किया गया मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का आधार निर्धारित करती? कृषि उत्पादन के लिए। फिर एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उत्पादन की मात्रा। अब है जिन घटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है उन्हें कहा जाता है निर्धारक तत्व। क्या कहा जाता है? निर्धारक तत्व। वस्तु की मात्रा में सभी फर्म बाजार में बेचने के लिए निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर प्रस्तुत करती है, उसे कहते हैं पूर्ति। किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वो है कीमत है। अगला है उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि कर देती है, जिससे कमी हो जाती है। किसमें? मांग में। अब अगला है 5वां अध्याय का बाजार संतुलन। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग द्वारा, पूर्ति द्वारा, तो यह और दोनों द्वारा, तो यह दोनों द्वारा आएगा। बाजार मूल्य संबंधित है अति अल्पकालीन मूल्य से, यानी ए वाला। अगला है वस्तु के मूल्य को प्रभावित करते हैं कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। तो कौन करती है? सीमांत उपयोगिता। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र खिसकता है, ये खिसकता सी वाला आएगा दाईं ओर। अगला है कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करता है, असत्य है। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना, ये भी असत्य है। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करता है, ये भी असत्य है। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है, ये सत्य है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, यह असत्य है। मांग व पूर्ति की शक्ति काफी समय तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती है, यह असत्य है। अब देखते हैं हम अध्याय 6 है ना में क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक या खालिस्तान में अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं। समरूप वस्तु का उत्पादन खालिस्तान बाजार की विशेषता है। यह है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। खालिस्तान बाजार में फार्म और उद्योग में अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। वो होता है एकाधिकार, है ना। और दूसरा अब आगे है खालिस्तान बाजार में विज्ञापन लागत कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है, वो है अल्पाधिकार बाजार में। यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा? अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन लागत कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ AR बड़ा है, MR यानी औसत आगम बड़ा है, सीमांत आगम खालिस्तान बाजार की विशेषता है, तो वो है एकाधिकार बाजार की। अब अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किस बाजार में विक्रय लागत का अभाव पाया जाता है? तो वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला, किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तु विशेष की कीमत की जानकारी होती है? तो वो होती है पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में। AR बराबर MR बराबर MC किस बाजार की विशेषता है? तो ये भी किसकी है?
पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार की विशेषता है।